नमस्कार। मैं इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी बिल है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल रहा है और पास नहीं हो पाया अभी तक पार्लियामेंट में। अभी जब मॉनसून सेशन में ये पास होना था, तब अपोजिशन के लॉकजाम की वजह से कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों ने उन्हें चिट्ठी लिखी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है और उसे पास होने दिया जाए। तो आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्यों जीएसटी बिल इतना इंपॉर्टेंट है और इसके इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर हो सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इशू है। ये माइनस द एसोसिएटेड नॉइस का मतलब है कि जो बकवास चर्चा यहाँ वहाँ हुई है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, जीएसटी बिल पर फोकस करेंगे। तो ये सब सीखने से पहले सबसे पहले आपको सम इंपॉर्टेंट टैक्सेस, ये जो कुछ जरूरी टैक्स हैं, ये आपको जान लेना जरूरी है। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी है, वो क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी होती है मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज का उत्पादन जब होता है, किसी चीज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, उस पर एक टैक्स लगाती है जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। उसी तरह अगर अगर आप कुछ सेवा देकर ट्रेड करते हैं, सेवा जैसे कि ब्यूटी पार्लर है या जिम है, रेस्टोरेंट है, इस तरह का कोई भी सर्विस अगर आप देते हैं, टीचिंग वगैरह भी सर्विसेज में आते हैं, तो कोई सर्विस अगर आप देते हैं तो उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जिसे सर्विस टैक्स कहा जाता है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। ये आप जो देख सकते हैं वैल्यू एडेड टैक्स है। इसके पहले ये सेल्स टैक्स था, हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। और सीएसटी इसी तरह से सेंट्रल सेल्स टैक्स है। जब एक गुड या सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाती है और वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है। जो वो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट वो सीएसटी कलेक्ट करके देती है। इसके अलावा भी टैक्सेस होते हैं, कस्टम्स, जैसे कि आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देश से तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगता है। इसके अलावा एसएडी, सीवीडी, स्टैम्प ड्यूटी, सेस, सरचार्जेस, ये सब टैक्सेस बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है। फलाना ढीम का बहुत सारे हैं, ये सब टैक्स से मतलब नहीं है। ये जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, वैट है और सीएसटी है, इन चारों पे अगर आप ध्यान रखेंगे कि ये किस लिए होते हैं और इन्हें कौन कलेक्ट करता है, तब आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट वैल्यू एडेड टैक्स है, किसी भी चीज पे लग सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है एक जब दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड होता है और कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शुरू में क्या होता था। सेल्स टैक्स जब होता था वैट से पहले, तो मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं, आपने कोई चीज 1000 रुपए में खरीदी और उस पर 10% अगर मान लीजिए सेल्स टैक्स है, तो आप 1000 रुपए उस सामग्री का देंगे और 100 रुपए उस पर सेल्स टैक्स लगेगा, तो कुल मिला के आप 1100 रुपए पे करेंगे। अब अगर आप डीलर हैं तो वही आपको आगे मार्केट में बेचना है। अगर आपको एक मार्जिन चाहिए 200 रुपए का, इसी 1100 रुपए पे 200 रुपए का आपको मार्जिन चाहिए, तो आप उसे 1300 रुपए में बेचेंगे। पर उस 1300 पे भी एक सेल्स टैक्स 10% का लगेगा, 1300 जो 130 हो जाता है। तो एंड कस्टमर जो रहेगा, आपका जो कस्टमर रहेगा जिसे आप बेच रहे हैं, वो 1100, फिर आपका मार्जिन 200 और इस सब पे लगा हुआ टैक्स 130 रुपए, तो 1430 रुपए का आपका एंड कस्टमर खरीदेगा। तो ये अगर आप टोटल टैक्स देखेंगे तो 10% ऑफ 1000 तो है वो जो सामग्री पे टैक्स था, वो ठीक है। और ये 10% ऑफ 100 प्लस 200, 200 रुपए आप जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं मार्जिन या किसी भी कारण से, उस पर टैक्स लग रहा है। और 100 रुपए ये जो टैक्स लग रहा है, ये आपने जो टैक्स दिया था उस पर टैक्स लग रहा है। तो ये एक बहुत ही खराब बात है अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि कभी भी ट्रेड में आप टैक्स देते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपके जब अगले कंज्यूमर को आप बेचते हैं तो उस कंज्यूमर को आपके दिए हुए टैक्स पर टैक्स देना पड़ता है, जिसे कैस्केडिंग कहते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। तो ये बेवजह का इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाने का काम करता है। तो ये सेल्स टैक्स पहले ऐसे ही था कि आप जो टैक्स देते थे अगले चरण में उसी टैक्स पर और टैक्स लगता था। तो ये कैस्केडिंग जो था टैक्स ऑन टैक्स, इसका विरोध किया गया और ये बिजनेस के लिए हेल्दी नहीं माना गया। तो इसको रिप्लेस करने के लिए आया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इसके तहत यह हुआ, देखिए, टैक्स ऑन द एडेड वैल्यू का मतलब यह है कि पिछले एग्जांपल में जैसे आपने 200 रुपए की वैल्यू ऐड की है, तो उतना ही टैक्स आप कंज्यूमर से लेंगे। तो देखिए ये क्या होता है। लास्ट एग्जांपल में स्टेज 2 में क्या था, ये 1100, 200, 130, यहां पर देखिए। तो स्टेज 2 में व्हेन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट यू गेट एन इनपुट क्रेडिट ऑफ ₹100। कैसे? फिर से वही चीज करते हैं। आपने 1000 रुपए का एक सामान खरीदा और उस पर 100 रुपए का सेल्स टैक्स दिया, तो 1100 रुपए आपको टोटल पड़ा है। याद रखिए कि 100 रुपए आपने टैक्स दे चुका है, इस पे आपको छूट मिलेगी।
वो कर छूट कैसे मिलेगी वो आपको इसमें वैट में पता चलेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर आपका मार्जिन 200 रुपए है तो आपका प्राइस है 1000 रुपए, 1000 रुपए, और इसमें 200 रुपए जो है, 200 रुपए आपका मार्जिन है और 10% इस सब का 1200। तो फिलहाल आप टैक्स हटा दीजिए, जो यहाँ जो 100 रुपए का टैक्स था ये अभी आपकी जेब में है, ये आपको ये आपने सरकार को दिया है उस आपके डीलर के थ्रू, ये आपकी जेब में वापस आएंगे। ये देखिए कितने, 1000 रुपए और 200 रुपए, ये आपका सामग्री का प्राइस और 200 रुपए आपका मार्जिन, 1200 हो गया। 1200 रुपए में अगर आप किसी को बेचेंगे वो चीज, तो 10% ऑफ 1200 उस पर टैक्स लगेगा जो 120 होता है। तो 1000 प्लस 200 प्लस 120, 1320 रुपए हो जाते हैं, 120 रुपए का टैक्स है। लेकिन अब की बार आप जो 120 रुपए अपने कस्टमर से कलेक्ट करेंगे उसमें से सिर्फ 20 रुपए आप गवर्नमेंट को देंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपए आप टैक्स पहले ही दे चुके हैं। तो ये देखिए दोनों केस वही है, आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा और 200 रुपए का आपको मार्जिन चाहिए, लेकिन यहां पे एंड कस्टमर को पड़ रहा है 1430 रुपए, जबकि वैट आने के बाद एंड कस्टमर को पड़ रहा है 1320 रुपए का, 1320। तो ये कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस यहाँ पे रिमूव हो जाता है, पर दूसरे टैक्स मतलब बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से पूरी तरह रिमूव नहीं होता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से ये कैस्केडिंग का इफेक्ट बहुत काफी हद तक खत्म हो गया। अब मॉड वैट आया। देखिए मॉड वैट क्या होता है, टैक्स क्रेडिट वाज नॉट प्रोवाइडेड अक्रॉस द चेन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार में सब कुछ बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टील स्पून बनाता है, कोई चम्मच बनाता है स्टील की, तो वो स्टील प्लेट कहीं से खरीदेगा, वो स्टील प्लेट कहीं मैन्युफैक्चर होगी। अब मैन्युफैक्चर होगी तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, और स्टील स्पून जो बनाता है उसको भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, और उसने ये स्टील प्लेट खरीदते वक्त जो टैक्स भरा है उस पर उसे कोई छूट नहीं मिलती थी, नो टैक्स क्रेडिट। तो ये जो एक मैन्युफैक्चरिंग का एक चेन होता है कि पहले कुछ प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद कुछ और उससे बनता है, फिर उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन होता है, फिर सब मिलके, जैसे कार का एग्जांपल अगर आप लेंगे तो कार में बहुत सारी चीजें असेंबल होती हैं, अलग अलग जगह से बन के आती हैं, तो आप हर जगह टैक्स देते हैं अलग अलग चीजें खरीदने के लिए, फिर असेंबल जब करते हैं और तो फिर एक्साइज ड्यूटी देते हैं, तो उससे पहले टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, तो वो फिर से कैस्केडिंग हो जाता था। तो इसके लिए मॉडिफाइड वैट आया, मॉड वैट जिसे कहते हैं। तो मॉड वैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गेट रिड ऑफ दिस। मॉड वैट आने से क्या हुआ, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी तो वो जो सेल्स टैक्स में लाया गया वैट लाके कैस्केडिंग हटाया गया, वैसे ही मॉड वैट में लाया गया कि मैन्युफैक्चरिंग के जितने चरण होंगे और उस चरण में आगे जाते हुए जितने टैक्सेस दिए जाएंगे उतनों पे आपको क्रेडिट मिलता जाएगा। लेकिन इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर मॉड वैट को ही सेन वैट बना दिया गया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। तो मॉड वैट डिड नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड ऑन सर्विसेज। अब मान लीजिए आप कोई अपना धंधा चलाते हैं जिसमें आप सर्विस भी लेते हैं किसी की और आप मैन्युफैक्चर भी करते हैं, तो पहले मॉड वैट स्कीम में आपको मैन्युफैक्चर के लिए तो टैक्स क्रेडिट मिल जाता था, लेकिन किसी की सर्विस ले रहे हैं आप, मान लीजिए कोई चेक करने आता है आपके मटेरियल सही है या नहीं, या आपका कोई कस्टमर केयर है जो हैंडल करता है कंप्लेंट्स, तो ये सब के लिए जो सर्विसेज लेते हैं आप, उस सर्विस के लिए भी आप जो टैक्स देते हैं उस पर भी अब आपको छूट मिलने लगी सेन वैट आने के बाद से। सो वन कैन अवेल टैक्स क्रेडिट्स ऑन बोथ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस वाज ऑलमोस्ट गॉन। ये करंट प्रॉब्लम्स अब हम लोग देखते हैं जो चर्चा कर रहे थे। तो मैं ये बता रहा था कि वैट स्टेट टैक्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स वैल्यू एडिशन टैक्स कलेक्ट करती हैं, एक्साइज और सर्विस सेंट्रल टैक्स होता है। तो हम जो ऑफसेट की बात कर रहे हैं, टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि एक टैक्स आप देते हैं और फिर उसके बदले आपको आगे के टैक्स उतने कम देने पड़ते हैं, 100 रुपए दिए तो 100 रुपए की छूट मिल जाएगी, वो सेंट्रल और स्टेट टैक्स में नहीं होता है। दीज टू कैनॉट ऑफसेट ईच अदर। This means that even if you have paid excise duty, you won't get its credit in that. यानी एक स्टेट टैक्स होगा और एक सेंट्रल टैक्स होगा तो वो दोनों एक दूसरे को ऑफसेट नहीं कर सकते। अगर आपने एक्साइज या सर्विस दे दिया है तो भी आपको वैट पूरा ही देना पड़ेगा और उस वैट में आपको कुछ छूट नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर आपने वैट दे दिया है तो एक्साइज या सर्विस टैक्स देते वक्त आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, पूरे देना पड़ेगा। तो यही वो बचा हुआ कैस्केडिंग है जिसकी मैं बात कर रहा था कि मॉड वैट सेन वैट आने के बाद भी जो बच गया है कैस्केडिंग, वो इसलिए है क्योंकि सेंट्रल और स्टेट टैक्स आपस में क्रॉस सब्सिडाइज नहीं हो सकते। तो वैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। वैल्यू एडिशन टैक्स जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो एक यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम है नहीं।
इंडिया एज अ नेशन अगर एक कॉमन इकोनॉमी अगर आप बोलना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो अलग वैट रहेगा, दिल्ली में जाएंगे अलग वैट रहेगा, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, अलग अलग जगह अलग अलग वैट के रेट रहते हैं। तो ये करंट प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको हटाने के लिए जीएसटी लाया गया है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो एग्जैक्टली जीएसटी है क्या? अब जब हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई है नॉर्मल टैक्स के बारे में, तो जीएसटी के बारे में देख लें। सुपर टैक्स है जीएसटी, इज अ सुपर टैक्स। इसका मतलब क्या है? इट सब्स्यूम्स अ लॉट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज, सर्विस, वैट, स्टैम्प ड्यूटी। ये सारी आप जो देख रहे हैं टैक्स, एक्साइज ड्यूटी की है, सर्विस टैक्स की है, वीएटी है, स्टैम्प ड्यूटी, सीवीडी, एसडी, सब ये सब इसके अंदर सब्स्यूम हो जाएंगे। यानी इन सब के बदले से जीएसटी लिया जाएगा। कुछ ही टैक्स बचेंगे, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स है, और कस्टम्स टैक्स है। तो ऐसे कुछ ही टैक्स बचेंगे, बाकी सबको जीएसटी अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो इट विल बी एडमिनिस्टर्ड बोथ बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, एक सीजीएसटी रहेगा और एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और स्टेट जीएसटी रहेगा, एसजीएसटी, और एक इंटीग्रेटेड रहेगा। जैसे अभी तक के रिजीम में सेंट्रल सेल्स टैक्स है, जो इंटर स्टेट ट्रेड को के ऊपर टैक्स लगाया जाता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य अगर कोई गुड्स या सर्विस दी जा रही है तो उस पर टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। तो वो जो है अब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा अगर जीएसटी पास होता है तो, आईजीएसटी जिसे कहते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो पर्पस क्या है, क्यों जीएसटी हम ला रहे हैं? तो देखिए, पर्पस ये है कि टैक्स रेजिम इंडिया का सिंप्लीफाई हो जाए, ट्रांसपेरेंट रहे और यूनिफॉर्म रहे। यानी मोर और लेस, क्योंकि अभी पूरी तरह एक प्योर जीएसटी आएगा नहीं, तो यूनिफॉर्म भी नहीं रहेगा, पर जितना इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, ताकि एग्जेम्पशन वगैरह दुनियादारी का ना हो। अब जैसा कि अरुण जेटली जी ने अपनी स्पीच में कहा था इस बजट में कि 30% टैक्स रखने के बाद जो है हम 19% या 21% तक ही कलेक्ट कर पाते हैं कॉर्पोरेट से। तो उन्होंने 30% को 25% करने का जो आइडिया दिया है अगले 4 सालों में, वो इसीलिए ताकि एक सिंप्लीफाइड और ट्रांसपेरेंट रहे। एग्जेम्पशन बहुत कम होंगे। जीएसटी आ जाने के बाद यही रहेगा कि सिंपली आपको इतना टैक्स देना है, इसमें एग्जेम्पशन का केस बहुत कम रहेगा। वाइडन द टैक्स बेस। अभी इंडिया में जो पॉपुलेशन टैक्स देती है उसकी संख्या बहुत कम है। कई लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम है और मुश्किल है, तो इसलिए। और अगर आपको इसमें जीएसटी में फायदा उठाना है ये सब टैक्स क्रेडिट का, तो आपको अपना टिन नंबर देना पड़ेगा, बिल्स वगैरह अटैच करने पड़ेंगे, और अगर आप ये सब देंगे तो आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि वो रिकॉर्ड में चले जाएगा। तो जीएसटी का पर्पस यही है कि टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल बनाया जाए और ज्यादा लोगों को उसके एम्बिट में लाया जाए, ताकि लोग बेखौफ होकर आसानी से कन्वीनियंट वे में अपना टैक्स पे कर सकें और टैक्स कलेक्शन बढ़े। बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज द जीडीपी। अब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और ज्यादा लोग टैक्स देंगे और कम टैक्स देंगे, तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और चीजें सस्ती भी होंगी, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। कुछ अनुमान के अनुसार 2% तक हमारी जीडीपी बढ़ सकती है, 2% से कुछ कम, वो अलग अलग फिगर्स है। और इससे टैक्स इवेजन प्रिवेंट होगा, क्योंकि लोगों के पास सिंपलर एक तरीका आ गया है, तो वो टैक्स इवेजन प्रिवेंट कर सकते हैं और सारे लोग टैक्स देंगे। ब्लैक मनी वाला जो सिस्टम है ये थोड़ा कम हो सकता है, और एंड इट विल कंप्लीटली रिमूव द रिमेनिंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्स। यानी चाहे अब ये जीएसटी आने के बाद कैस्केडिंग रहेगा ही नहीं, कोई भी टैक्स, किसी भी टैक्स के खिलाफ जो है टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। ये डुअल जीएसटी मॉडल है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। एनी गुड और सर्विस सोल्ड विद इन अ स्टेट इज सब्जेक्टेड टू सीजीएसटी। कोई भी एक राज्य के अंदर अगर कुछ बिकता है तो उस पर एक सीजीएसटी लगेगा और एक स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगेगा, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। तो वो दोनों अपना अपना ले लेंगे। अगर गुड्स इट मूव्स अक्रॉस द स्टेट्स, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में बन रहा है और जा रहा है उड़ीसा या तमिलनाडु, तो उस पर एक आईजीएसटी रहेगा। आईजीएसटी इज लेविड विच इज देन शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड विच स्टेट गवर्नमेंट? द इंपोर्टर स्टेट। तो अनलाइक सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स में सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट करके वो दे देती थी केंद्र सरकार राज्य सरकार को, वो राज्य सरकार जो चीज का उत्पादन कर रही है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जो जहां पे खपत हो रही है, जहां कंजम्पशन हो रहा है, जैसे सामान जहां से उठ के जहां गया है, इंपोर्टर स्टेट, उसे ये आईजीएसटी मिलेगा। तो आईजीएसटी अपने आप में एक टैक्स नहीं है, वो बस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का सम है। एंड दीज टैक्सेस कैन ऑफसेट ईच अदर, तो कैस्केडिंग इज कंप्लीटली गॉन। तो ये हमारा डुअल जीएसटी मॉडल है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसे समझिए।
जीएसटी की एक और बात है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि ये वहां पे किया जाएगा जहां पे सामान बिक रहा है, ना कि वहां जहां सामान बन रहा है। तो इसलिए जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उनको लॉस है। और जो बड़े स्टेट्स है, पॉपुलेशन ज्यादा है जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह है, यहाँ कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो इनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इनिशियली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बिल है, इट हैज एम्पावर्ड द सेंटर टू इम्पोज एन एडिशनल टैक्स ऑफ अप टू 1% ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर 2 years और मोर। तो अगले 2 साल या उससे ज्यादा तक सेंटर जो है 1% एक्स्ट्रा इस पे टैक्स करेगा, लेवी करेगा, और उसे उस स्टेट को देगा जो उसका उत्पादन कर रहा है, ताकि उनका नुकसान जो है वो बराबर हो सके। और साथ ही ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी कहाँ टैक्स लगना है, सर्विसेज के मामले में खासकर कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ कंज्यूम हो रहा है, कहाँ कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो उसके ये सब को लेके लॉज बहुत क्लियर होने चाहिए कि कहाँ जाने पर टैक्स लगेगा, कहाँ जाने पर टैक्स नहीं लगेगा, किसको टैक्स देना है, किसको टैक्स नहीं देना है। अगर इसमें मैच हुआ तो फिर बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो ये जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जीएसटी का कुछ ऐसा है कि जीएसटी काउंसिल रहेगा, वही सारे विवादों को हल करेगा, नियम लाएगा। इसमें एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जो चेयरमैन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू होंगे, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स रहेंगे। अब आपको ये बात जानना जरूरी है कि इस काउंसिल का जो भी डिसीजन लिया जाएगा, कौन से टैक्स लेने हैं, कौन से टैक्स बाहर रखने हैं, किसी में विवाद हुआ है तो क्या सॉल्व करना है, उसमें 3/4 मेजोरिटी जरूरी है। यानी स्टेट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्टेट्स की सहमति के बगैर ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि कौन से टैक्स को लेना है, कौन से टैक्स को नहीं लेना है। तो स्टेट्स हैव अ ग्रेटर से। अभी आप जीएसटी में फिलहाल क्या इश्यूज रहेंगे वो आप देख सकते हैं कि शुरू में प्राइस जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी तुरंत तो कुछ ऑफसेट होगा नहीं, टैक्स क्रेडिट मिलने में समय लगेगा। और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग डिमांड है, कोई चाहता है टोबैको को बाहर रखा जाए, कोई चाहता है पेट्रोलियम, कोई कुछ चाहता है, अपने अपने जो लिकर वगैरह, खैर लिकर अभी तो बाहर ही रहेगा, दारू। तो अभी फिलहाल ये अच्छे से कंसेंसस इस पे बनाना थोड़ा मुश्किल है कि जिसमें सारे स्टेट्स एग्री हों कि कौन से टैक्स रखने हैं, कौन से टैक्स नहीं रखने हैं। अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आया नहीं है कि क्या जिसको जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब जैसे जेटली जी का प्लान है कि 1 अप्रैल 2016 तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं। तो इसलिए ये सोचा जा रहा है कि क्या करना है, इतना जल्दी हो पाएगा कि नहीं। और पॉलिटिकल हिंड्रेंस तो आप देख ही रहे हैं, संसद में पास नहीं होने दिया जाए, तो ये अभी इश्यूज हैं। पर फिर भी एक्सपेक्टेशन उनसे यही है कि एक टैक्स ब्रॉडर बेस होगा जो हम लोग बताए तो बेटर मैनेजमेंट, क्योंकि ज्यादा लोग टैक्स देंगे तो उनका डेटाबेस मैनेजमेंट होना चाहिए अच्छा। तो इसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क लिमिटेड, जीएसटीएन लिमिटेड है, ये आएगा और ये उसको मैनेज करेगा। और इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 5 सालों में हम जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोमेंटम ले लेंगे, और इससे एक अच्छा टैक्स रेजिम आएगा जो कि आज के डेट में वर्ल्ड में बहुत जरूरी है, ताकि एक इकोनॉमी आपकी बूस्ट करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इस जीएसटी से लेकर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू।